गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम अकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम अकेडमी 01 में भूगोल के चैप्टर के साथ स्वागत करते हैं। और भूगोल के जो चैप्टर है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एसएसटी का एक पार्ट है भूगोल। एसएसटी जो 80 मार्क का एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 20 मार्क का प्रैक्टिकल जो होता है बाबू, इंटरनल जिसको कहते हैं। इसमें आपको एक बुक पढ़ना होगा भूगोल, और भूगोल का मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। उस भारत संसाधन एवं उपयोग में आपको 5 खंड पढ़ना पड़ेगा। कितने खंड? 5 खंड, जिसका पहला खंड को पढ़ रहे हैं भूमि संसाधन। कौन सा संसाधन बाबू? भूमि संसाधन। भूमि, जैसे देखिए दुनिया में जितने भी चीज हैं जिससे हम काम लेते हैं बाबू, कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर बोतल से हम पानी पीते तो बोतल मेरे लिए क्या है? संसाधन है। बल्ब से रोशनी लेते हैं, बल्ब मेरे लिए क्या है? संसाधन है। पंखा से हम हवा लेते हैं तो पंखा क्या है? मेरे लिए संसाधन है। कैमरा में वीडियो बनता है, कैमरा मेरे लिए क्या है? संसाधन। ये तमाम चीज पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नाजिम अकेडमी 01 में जाइए, और नाजिम अकेडमी 01 में प्ले लिस्ट बना होगा एसएसटी 2027। एसएसटी 2027 लिखा होगा क्लास 10th का। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे जो क्लास 10th का जो एसएसटी का वीडियो है तमाम देख सकते हैं, जो आपको छूट गया है। बिना समय गवाए हुए चलिए आज अपने लोग भूमि संसाधन पढ़ रहे हैं। कौन सा संसाधन बाबू? तो भूमि संसाधन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो तो लाइव 7 बजे आते हैं, 7:15 में रोज लाइव आते हैं। ये नहीं कि आज आए 3 रोज गायब। मैं कोई भी काम करता हूं धीरे करता हूं, लेकिन लगातार करता हूं। ये नहीं कि आज किया कल भूल गया, कल किया परसों भूल गया। आप लोग को सिर्फ सपोर्ट चाहिए बाबू। जिस लगन के साथ हम आपके सामने हैं, उसी लगन के साथ आपको भी रहना होगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ना थके हैं कभी पैर मेरा, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा कुछ बनने का इसलिए सफर जारी है। जज्बा है कुछ बनने का इसलिए सफर है जारी। लोग कहते हैं कि थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। लोग कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा अभी तो मेरी सफर जारी है। मैंने कहा अभी तो मेरी सफर जारी है बाबू। इसी शायरी के साथ, मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। देखिए भूमि संसाधन, सबसे पहले भूमि क्या है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन बाबू? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन गया। भूमि क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन है। कृषि, वानिकी, पशु चारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जो है भूमि संपन्न होने के कारण या मौलिक संसाधन बन गया है। ये जितने भी कार्य करते हैं बाबू, अगर भूमि नहीं रहता तो हम कहां से क्या करते हैं? मत्स्य ही खोलते हैं, खनन ही करते हैं, वन्य जीव का ही परिवहन या संचार करते हैं बाबू। तो उसमें भूमि संसाधन का होना बड़ी जरूरी है। दूसरी बात, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप क्या है? भारत में जो है भूमि है, उस भूमि का भौतिक स्वरूप क्या है बाबू? तो मैदानी क्षेत्र। स्वरूप के मतलब नहीं समझे कि भारत में मैदानी क्षेत्र कितना है, समुद्री क्षेत्र कितना है और तटीय क्षेत्र कितना है, वो तमाम क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे बाबू। भारत में मैदानी जो क्षेत्र है बाबू 43% लगभग है, और पर्वतीय जो क्षेत्र है वो 30% है। कितना परसेंट बाबू? 30%। और पठारी क्षेत्र 27% बाबू। कितना परसेंट? 27, यानी कि 40 और 30, 70 और 30, 100। ध्यान दीजिएगा। अब मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, पठार क्षेत्र में क्या होता है, ये तमाम चीज को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। मैदान कृषि एवं उद्योग। कृषि समझते हैं ना, किसान लोग जो खेती पथारी करते हैं वही कृषि हुआ। कृषि के मतलब उस खेत के अंदर जो भी बोया जाता है, उपजाया जाता है बाबू, कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी होता है। कौन? तो मैदान। पर्वत क्षेत्र किसके लिए उपयोगी होता? आप समझे कि नहीं समझे? यानी कि मैदान जो है ना कृषि और उद्योग के लिए उपयोगी है।
तो पर्वत भी किसी के लिए उपयोगी होगा। पर्वत 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए, कौन सा विकास बाबू? पर्यटन विकास। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल माने जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा ही हो जाए। जैसे मैं बोतल उठाया पानी पीने के लिए और मेरे मुंह में पानी गया तो अनुकूल हुआ, लेकिन मैं बोतल उठाया पानी पीने के लिए, पानी मेरे सर से ऊपर गिर गया तो मेरे अनुकूल तो नहीं गया, उसको प्रतिकूल कहते थे। अनुकूल और प्रतिकूल समझे? अनुकूल जैसा मैं चाहता हूं तो अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। मुहैया माने आपको मौका देते, अपॉर्चुनिटी देता है बाबू, अवसर देती है। मुहैया का मतलब यह हुआ कि अवसर आपको पैदा करता है। कौन? पर्वत। अब आते पठार में। पठार में खनिज। खनिज तो समझते हैं जीवाश्म ईंधन, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व मिट्टी में जो दबे हुए सामान से जो ईंधन निकलता है उसी को क्या कहेंगे बाबू? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एवं वन संपदा को संचित। अब आते हैं बाबू मृदा। मृदा के मतलब मृत्यु नहीं समझ जाइएगा बाबू। मृदा का मतलब क्या होता है? तो मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। आप बाकर मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, ये सब मिट्टी के बारे में आप जानेंगे। तो मृदा क्या होता है? असंगठित पदार्थों से, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी। असंगठित पदार्थ जो होते हैं उससे जो बने पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली जो परत होता है वो क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। यानी कि नहीं समझे? पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो बालू उलू जानते हैं ना, बालू खेतों में बालू होता है, तो सबसे जो ऊपरी परत होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू? मृदा कहते हैं। क्या मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। अगर याद रखिएगा बाबू, अगर आप लोग कहीं नहीं समझिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के जरिए पूछने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात, मैं लाइव भी डेली आता हूँ 7 बजे, तो उसमें भी जुड़ा कीजिएगा। चट्टानों को टूटने, फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता बाबू। चट्टानों को टूटने से भी हो, फूटने से भी हो, भौतिक या रासायनिक कोई परिवर्तन होगा या जैविक कोई परिवर्तन होगा तो उससे मृदा का क्या होगा बाबू? तो निर्माण होगा। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी उठ गया। मृदा क्या है? तो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं ना तो जाकर वीडियो को जरूर देखिए, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए बाबू, तो मृदा निर्माण के कारक उच्चावचन। क्या बाबू? उच्चावचन या धराकृति। उच्चावचन या धराकृति, मूल, शैल या चट्टान। शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, ये सब क्या होता है बाबू? तो मृदा के निर्माण के कारक है बाबू। कौन कौन? तो उच्चावचन मृदा का निर्माण का कारक है। शैल, मूल, शैल या चट्टान क्या है? तो मृदा का कारक है बाबू। जलवायु से मृदा का भी कारक होता है। मृदा का कारक जलवायु भी है, वनस्पति भी है। तो आगे पढ़ते बाबू जैव पदार्थ। जैव पदार्थ में कौन आएगा बाबू? खनिज। अब ध्यान दीजिए, मृदा भी पढ़ेंगे। आप लोग को बोले थे ना मृदा कई प्रकार के पढ़ेंगे, तो मृदा यहाँ पर 6 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। याद रखिएगा, हर मृदा का अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे मान लिया अपने गांव घर में आप लोग तो अगल बगल में देखे होंगे, बालू का भी वैल्यू होता है, मिट्टी का भी वैल्यू होता है। तो मिट्टी भी कई कैटेगरी का मिट्टी होता है। सुनते होंगे गांव घर में बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये तमाम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। एक में जलोढ़ मृदा, दूसरी में काली मृदा। मृदा के मतलब हम मिट्टी बोलेंगे। लाल एवं पीली मृदा, लैटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अब जलोढ़ मृदा क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, ये कहां पाया जाता है, इसके बारे में जानकारी ले। नदियों के द्वारा बहाकर, आप कभी कभी देखते होंगे बाढ़ आते होंगे तो कभी कभी वहां से मिट्टी काट कर यहां रख देते हैं, नेपाल से मिट्टी काट कर बिहार में रख देते हैं, और बिहार के मान लीजिए मधुबनी जिला हो या दरभंगा जिला जो कोसी बेल्ट है,
वहां से मिट्टी और काट कर कहीं और ले जाकर रख देते हैं। तो क्या कहता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोद मृदा कहते हैं। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहकर आते हैं उसी मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे बाबू, तो जलोद मिट्टी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत पहले बोल दिए। अब जैसे हम लोग बिहार में भी मिथिलांचल के ही पूरब में आपको मिलेगा कौन मिलेगा बताइए, नेपाल मिलेगा आपको। तो ध्यान दे, उत्तर भारत का मैदान जलोद निर्मित है। उत्तर भारत के क्या मैदान जलोद क्या बाबू निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के जैसे सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहां का बाबू, कौन कौन नदी से प्राप्त होगा बाबू जलोद मृदा? सिंधु नदी, मेरे साथ बोलिए कौन सा नदी, सिंधु नदी। याद रखिएगा, शगब के मतलब स से सिंधु, ग से गंगा और ब सदब क्या बाबू शगब, ब से ब्रह्मपुत्र। शगब याद रखिएगा, कहां तो शगब में, कहां बाबू शगब में। स से क्या बोलेंगे बताइए, स से क्या बोलेंगे सिंधु, ग से गंगा, ब से ब्रह्मपुत्र। कौन कौन नदी में जलोद मिट्टी आएंगे, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोद के निक्षेप से बना हुआ। कौन से बाबू, निक्षेप से बना हुआ। पूर्व तटीय मैदान, जो पूर्व के तटीय मैदान होता है बाबू। अब ये पूर्व तटीय मैदान क्या होता है, आप लोग भारत के नक्शा देखे होंगे बाबू, भारत के नक्शा ऐसे देखते होंगे, ऐसे हमको ऐसे नक्शा देखते होंगे। तो यहाँ पर बाबू अरब सर है, भारत के 14 उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में क्या बाबू, तो उत्तर में ऊपर में क्या होगा, भारत के 14 उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर बाबू, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, अब पश्चिम में अरब सागर। तो ये सब जो है ना, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहेगा, सब जगह के बाबू पानी भरा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कल से मैं चित्र आपके सामने दे दिया करूंगा ताकि चित्र के माध्यम से और बेहतर मैं समझा सकूं। चलिए, कल मैं चित्र के माध्यम से समझा दूंगा बाबू। तो ध्यान देना है, मैदान स्थित महानदी, जैसे महानदी में कौन आएगा बाबू, गोदावरी हो, कृष्णा हो और कावेरी नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा जो होता है बाबू, डेल्टा का निर्माण भी जलोद से जुड़ा हुआ है। ये जो कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये तीनों नदी में जो डेल्टा का निर्माण होता है वो भी किससे जुड़ा हुआ बाबू, तो जलोद मिट्टी से जुड़ा हुआ। कौन मिट्टी, तो जलोद से जुड़ा हुआ। याद रखिएगा, कहां सबसे पहले किस किस नदी से आता है बाबू, तो शगब के मतलब स से सिंधु, ग से गंगा, ब से ब्रह्मपुत्र। और जो महानदी की बात आता है तो महानदी में क्या आएंगे बाबू, क्या आएगा, गक से, ग से गोदावरी, क से कृष्ण और का से कावेरी नदियों द्वारा निर्मित होता है। जलोद मिट्टी का गठन बालू, क्या बाबू, जलोद मिट्टी का जो गठन होता है बाबू, बालू, सिल्टी एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। यह नहीं कि सिर्फ बालुए रहता है, यह नहीं कि सिर्फ सिल्टा रहता है बाबू, यह नहीं कि मृत्तिका रहता है, ये सभी का मिक्सअप रहता है बाबू, अनुपात रहता है, कुछ ना कुछ अनुपात। आप लोग बच्चे में अनुपात ज्ञात किए होंगे, क्लास 10th में भी अनुपात ज्ञात करते हैं, सुनते होंगे। 2 आदमी के उम्रों का योग इतना और इतना है, एक आदमी की उम्र इतना है तो दूसरे के कितना होगा, ऐसे सुने होंगे ना। तो ये उसमें भी अनुपात ज्ञात किया जाता है। अनुपात के मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे 5:2 के मतलब 5/7, 2 क्या बाबू 7, माने 7वां में 5वां हिस्सा और 7वां में दूसरा हिस्सा। समझ में आ गया होगा अनुपात के मतलब बाबू। तो जलोद मृदा में पोटास, ध्यान दीजिएगा बाबू, जलोद मृदा में क्या रहता है, तो पोटास रहता है। और क्या रहेगा बाबू, तो फास्फोरस, और क्या रहेगा, चूना जैसा तत्व। आप लोग पढ़े होंगे रसायन शास्त्र में तत्व के जानकारी, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, ये सब पढ़े है ना। नहीं पढ़े तो पढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए, खाली सपोर्ट किया कीजिए। कहता है जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं
जैव पदार्थ की क्या होता है, कमी होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना जैसा तत्व पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, वो नाइट्रोजन और जैव पदार्थ मतलब पाया जाता है, उसकी कमी रहता है। उसकी क्या रहता है बाबू, कमी रहता है। और इसके क्या पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना जैसा तत्व। क्या चीज की कमी रहता है, तो नाइट्रोजन और जैव। चलिए, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो धुंधला से लेकर और लालिमा के लिए। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है धुंधला से लेकर लालिमा के लिए भूरे रंग का होता है। कौन सा रंग, भूरे रंग के। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए जलोढ़ मिट्टी किस नदी के द्वारा आता है, तो याद रखिएगा कौन कौन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन कौन महानदी के द्वारा, तो याद कीजिएगा कावेरी और कौन सा नदी, दो नदी, तीन नदी पड़े थे ना यहाँ पर, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण, ये तीन नदी। और आप लोग को ये डेल्टा का जो निर्माण होता है वो भी जलोढ़ मिट्टी से होता है। आपसे पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी में क्या सब पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरस, चूना जैसा तत्व। और क्या चीज की कमी होता है, तो नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो भूरे रंग के होते हैं बाबू। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो भूरे रंग की होती है, कोई दिक्कत। अब आते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में सर क्या क्या फायदा होता है, जलोढ़ मिट्टी से क्या क्या फायदा होता है बाबू, क्या क्या चीज का उपज होता है, क्या क्या चीज बोया जाता है। तो जलोढ़ मृदा, गन्ना, गन्ना समझते हो, गांव घर में जो गन्ना नहीं समझते हैं, कुशियार तो समझते होंगे, मिथिलांचल में कुशियार भी कहते हैं बाबू उसको। तो गन्ना उसी को कहते हैं। गन्ना हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके किसके लिए, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे बाबू, मेरे साथ बोलिए, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। किसको, तो जलोढ़ मिट्टी को बाबू। किस मिट्टी को, तो जलोढ़ मिट्टी को। भारत में 6.4 करोड़, कितने बाबू, 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा होता है। कितने होते हैं बाबू, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा होते हैं। राजस्थान एवं गुजरात, क्या बाबू, राजस्थान एवं गुजरात, ध्यान रखिए बाबू, भारत के चित्र में आप लोग को पढ़ाएंगे। भारत के सबसे जो पूर्वी क्षेत्र होता है बाबू, वो सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वो गुजरात। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है बाबू, तो पूरब में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के 7 राज्य है, याद के 7 बहनों के नाम से सुने होंगे, वो भी याद ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। आप आगे हैं नाजिम एकेडमी 01 पे, आप एक विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ कम से कम सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए बाबू। मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दूंगा। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में भी संकरी मिट्टी के रूप में इसे मृदा का प्रसार कहा जाता है बाबू। कहां बाबू, राजस्थान एवं गुजरात में इसका नाम थोड़ा बदल दिया है। क्या नाम बदल दिया गया है, संकरी। मतलब किसको, मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में कर रहे हैं। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, जलोढ़ मृदा जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले मृदा 6 प्रकार के पढ़े आप, कहा कि पहला चैप्टर हम पहले दिन बोल दिए थे, ये चैप्टर बड़ा ही लंबा है और इस चैप्टर को ही पढ़ लेंगे ना तो दे दनादन हो जाएगा, एकदम सुपर टुपर हिट हो जाएगा जी। कहता है कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। सुने होंगे बांगर मिट्टी, सुने होंगे कि नहीं होंगे। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, बांगर। और पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी, क्या बाबू, कंकर। सुने होंगे चावल और में कभी कभी कंकर सुने होंगे, कंकर। ऐसे भी लैंग्वेज में कंकर बराबर सुनते हो, कंकर हम दिखा भी देंगे, टेंशन ना ले। कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती कौन में, खादर मिट्टी के। जो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार के जो होते हैं, तो वो खादर मिट्टी जो होता है, खादर किसको कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी के पुराना जो होता है ना, जिसमें कंकर एवं बजरी ज्यादा पाया जाता है,
उसी को खादर मिट्टी कहते हैं। अब आता है वो बांगर, बंदर ने या बानर नहीं समझेगा, बांगर क्या बोलेंगे बाबू, बांगर क्या बोलेंगे, तो बांगर बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 1 मिनट बाबू, चलिए। कहता बांगर नवीन जलोद मृदा को खादर कहा जाता है। जो नवीन होता है ना, नवीन जलोद मृदा को खादर कहा जाता है। और खादर में जो बालू एवं मृदा का मिश्रण होता है, खादर में जो बालू एवं मृदा का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। उत्तर में ध्यान दीजिएगा, बिहार में बालू प्रधान जलोद को दियारा भूमि भी कहते हैं। यह नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, कि बिहार में बालू प्रधान जलोद को क्या कहा जाता है, तो दियारा कहा जाता है, दियारा भूमि, दियारा भूमि। दियारा भूमि मक्का की कृषि, किसके लिए बाबू, देखिए हर चीज जितना भी दुनिया में दवा बना है, चाहे जीरो डेल पी हो, जीरो डेल एसपी हो, हर दवा हर बीमारी के लिए काम करता है। अब यानी पेट दर्द कर रहा है तो सर वाला टेबलेट खा लिए, सर दर्द कर रहा है हम मोटाने वाला टेबलेट खा लिए, ऐसा नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दियारा जो भूमि होता है मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, सबसे फेमस है बाबू। अब आते हैं मिट्टी का दूसरा प्रकार, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए थे, जलोढ़ मिट्टी में कितने प्रकार का मिट्टी पढ़े, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा बाबू। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए एक काली मिट्टी पढ़ के अपने लोग यहीं स्टॉप कर देंगे, फिर पढ़ा लेंगे आगे। काली मिट्टी का रंग काला, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक। आपसे पूछा जाएगा बाबू, काला जो मिट्टी होता है उसका रंग काला, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। किसके होता है कारण, जब काली मिट्टी जो नाम रखा गया वो किसके कारण काली होती है, तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण ये काला हो जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, आपसे यहां पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी से क्या क्या ज्यादा उपजता है, काली मिट्टी से क्या ज्यादा उपजता है बाबू, क्या मतलब उसका उपजाऊ होता है, तो कपास का ज्यादा उपजाऊ होता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसका किया जाता है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहेंगे बाबू, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 6.4 करोड़, कितना बाबू, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुआ है। कितनी फैली हुई है, तो 6.4 करोड़ काली मिट्टी, सॉरी बाबू, फैली हुई है, ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी बाबू, काली मिट्टी। जैसे आप लोग जलोढ़ मिट्टी के बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी पढ़े थे, इसी तरह काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा काली मिट्टी किससे सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी की रंग क्या होती है बाबू, तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है बाबू, सॉरी काली होती है, लेकिन काली मिट्टी को क्या और क्या कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है बाबू। काली मृदा में कैल्शियम का कार्बोनेट, ध्यान दीजिए, काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहां पर क्या पाया जाता बाबू, फास्फोरस पाया जाता था। यहाँ पर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, और पोटास वहां पर भी पाया जाता था, और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होता है। किसकी कमी होता है बाबू, काली मिट्टी में क्या चीज की कमी होता है, फास्फोरस की कमी होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, देखिए इसमें और इसमें फर्क दिखा देते हैं आप लोग को। एक चीज दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी बीच में देखिए, यहां पर क्या पढ़े थे, जलोढ़ मिट्टी में क्या चीज के, नाइट्रोजन की कमी होता है, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होता है जलोढ़ मिट्टी में। जबकि यहां पर क्या पढ़े हैं बाबू अपने लोग, अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग।
क्या, सॉरी यहां पर पढ़े क्या चीज कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के रंग कैसा काली होती है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुण मिट्टी। और काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की कमी रहती है। किसकी कमी, फास्फोरस की कमी। काली मिट्टी कहां कहां पाया जाता है बाबू, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। यानी काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है बाबू। किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना बाबू। आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना, ध्यान दीजिएगा बाबू। काली मिट्टी, कपास, काली मिट्टी से क्या होता है बाबू, कपास भी होता है, गन्ना भी होता है, प्याज का भी खेती होता है, गेहूं का भी खेती होता है। आप लोग एक चीज याद है, आप लोग प्याज की खेती में देखते होंगे एक चीज आप लोग को याद होगा बहुत प्यार से, कि प्याज में लोग राख समझते हैं, राख को छींटते हैं। क्यों छींटते हैं, क्या उसके राज को जानकारी है? वहां पर काली मिट्टी की जरूरत है। किसकी, मिट्टी अगर उजला भी है, मिट्टी अगर मतलब क्या कहते हैं कुछ और कलर के है, तो मुझे वहां पर काली चाहिए। क्या चाहिए, काली चाहिए। इसलिए हम काली मिट्टी वहां पर राखों को छीट छाट करते हैं बाबू। एवं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। प्याज की खेती हो या प्याज बोने की खेती हो, बीज देखिए, एक बीज को बोया जाता है, छोटा सा बीज को खेत में गिराकर बोया जाता है, उसके बाद एक बीज जो बड़ी हो जाती है उसको भी रोपा जाता है जी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी जो होता है उसमें नमी को धारण कर लेता है बाबू, और धारण करने की क्षमता खूब होता है, बहुत कम नहीं होता है, खूब होता है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता खूब होता है। अब कल पढ़ेंगे अपने लोग बाबू लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। चलिए लाल मिट्टी में पढ़ाइए देता हूं, ध्यान दीजिएगा। लाल एवं पीली मृदा मिट्टी में लोहांश की उपस्थिति, किसकी बाबू, लाल एवं पीली मिट्टी की बात करें, लोहांश की उपस्थिति का कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण, आपको पूछे लाल एवं पीली जो मिट्टी होती है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो लोहांश की उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण, लोहांश की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। यानी कि लाल मिट्टी में जो अगर जल योजन करेंगे तो उसके बाद क्या रंग हो जाएगा, तो पीला हो जाता है बाबू। लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी का अलग पड़े थे, और जलोढ़ के बाद कौन सा मिट्टी पड़े थे बाबू, काली मिट्टी, जी जी, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है बाबू, तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में पाया जाता है बाबू। और आप लोग आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे और समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि 2027 में अपने लोग अपने आप से वादा करेंगे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट लाना है बाबू। और जाते जाते आप लोग को एक बड़े विद्वानों को कहना है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना सीखो, नदियों से अगर आदर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना सीखो। हम छात्र हैं उस मिट्टी के जो हार नहीं मानती, किस्मत को बदलना है तो रातों में जागना सीखो बाबू। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट बाबू।